हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है। और इसी क्रम में आज का वीडियो लेकर के आया हूँ साइंस का NCERT का चैप्टर वाइज समरी का पार्ट 4, यानी कि चैप्टर वाइज समरी के जो हम पार्ट क्लास 6 के लेकर के चल रहे थे उसका आज एक चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। हर वीडियो में एक चैप्टर कवर किया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके सीटेट के अलावा भी अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अदर भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट या यूपी टेट की भी, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए। तो चलिए बात करते हैं पहला टॉपिक, यानी कि अध्याय 4 जो है वस्तुओं से समूह बनाना। इसका नाम है वस्तुओं से समूह बनाना। ठीक है, कक्षा 6 के चैप्टर 4 की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमारे चारों तरफ की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हम लोग देखते हैं तो वो एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। जैसे प्लेट का एग्जांपल NCERT से मैं पूरा एक एक लाइन एक एक पॉइंट NCERT से ही लेकर के आया हूँ और कुछ कहीं से भी नहीं उठाया हूँ। ठीक है, प्लेट की बात कर लेते हैं तो इस्पात हो गया, कांच, प्लास्टिक जैसे धातुओं से बनती है। ठीक, प्लेट। उसके बाद पेन की बात करें तो प्लास्टिक एवं धातु से बनती है पेन जिससे हम लोग पढ़ते लिखते हैं। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। लकड़ी से कुर्सी, मेज, पलंग, बैलगाड़ी इत्यादि बनते हैं। ठीक है, लकड़ी की चीज़ों से ये सारी चीज़ें बनती हैं। अब ये देखिए, मैं इमेज जो ले आया हूँ ये NCERT से ले आया हूँ। तो ये पदार्थ है, कौन से? लकड़ी हो गया। और इन पदार्थ से बनी वस्तुएं क्या है? कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। ठीक है, उसके बाद कागज़ की बात करें तो कागज़ से बनती हैं पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर, ये सारी चीज़ें। गिलास बनाने के लिए कम से कम हमें कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। अब ये कैसे मैंने लिखा है, ये एक क्रियाकलाप था, उसका मैंने निचोड़ एकदम मैंने लिखा है ना, कहा है ना कि NCERT का निचोड़, तो उस पूरे क्रियाकलाप का निचोड़ लिख दिया। तो पूछा यह गया था उसमें कि भाई क्यों जो कागज़ के गिलास में हम लोग नहीं पानी रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो रोक नहीं पाता है उसको। ठीक है, उसमें से चीज़ें गिर जाएंगी। कपड़े के उसमें नहीं रखते हैं। किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। तो ये बहुत ही आसान है कि कोई भी सामान आपको बनाना है। अब जैसे मैंने गिलास वाला एग्जांपल लिया, तो अगर कोई भी सामान आपको बनाना है तो कैसे आप उसका चयन करेंगे, किस पदार्थ से आप उसको बनाएंगे, तो आपको उस वस्तु से काम क्या लेना है, तो पदार्थ के गुण के हिसाब से आप पदार्थ का चयन करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि जो कपड़े से नहीं बनाए जाते या कागज़ से गिलास नहीं बनाई जाती। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। अगर हम देखें तो लोहे, तांबे, एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो ये बहुत ही आसान है कि जैसे कि लोहा और तांबा और एल्युमिनियम, ये तीनों वैसे तो दिखने में थोड़े बहुत अलग होते हैं, लेकिन तीनों में कुछ न कुछ समानताएं भी होती हैं और ये समानताएं ऐसी हैं जो लकड़ी में नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अगला, पदार्थ जिनमें कटने के बाद चमक होती है उनमें हमें द्युति देखने को मिलती है। अब जैसे कोई पदार्थ है तो उसको जब हमने काट दिया बीच में से, तो जो दो टुकड़े हो गए, उन दो टुकड़ों में से जो किनारे हैं इनके, इस पे आपको चमक देखने को मिल जाएगी, इस पे आपको चमक देखने को मिल जाएगी। तो ये जो चमक है इसी को द्युति कहते हैं। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है प्रायः धातु होते हैं। ठीक है, यानी कि धातु के बारे में पूछ सकता है कि धातु में कौन सा गुण होता है, तो द्युति का मतलब चमक होता है। ठीक है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। ये सारे धातुओं के उदाहरण हो गए। ठीक, यहाँ पे ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और, आप लोग PDF के बारे में पूछते रहते हैं तो मैं बता दूँ कि हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, या फिर अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पे हमारे चैनल का नाम सर्च कीजिए, भावी शिक्षक, BHAAVI, भावी शिक्षक। आप सर्च कीजिए, वहाँ पे हमारा चैनल आ जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, उस चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे ही आपको PDF एग्ज़ाम टाइम में प्रोवाइड की जाएगी। एग्ज़ाम टाइम में मैं और भी कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एग्ज़ाम टाइम में मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेने का सोच रहा हूँ, 1 या 2, वो भी टेलीग्राम ग्रुप में ही होगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है,
तो चलिए बात कर लेते हैं अभी फ़िलहाल टॉपिक पे। कुछ धातु बहुधा अपनी चमक खो देते हैं और द्युतिहीन यानी कि निष्प्रभ दिखाई देने लगते हैं। ऐसा उन पर वायु की नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। अब ये क्या बात हुई? बात ये हुई कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जैसे आप उसको खुले में रख देते हैं तो वो अपनी चमक खो देता है, जिसके कारण वो निष्प्रभ दिखाई देने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? वायु की नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। जो जंग वगैरह लगने लगती है वायु से, उसके कारण वो अपनी चमक खो देता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, उदाहरण के थ्रू समझा देता हूँ। कोमल पदार्थ क्या है? रुई हो गया, स्पंज हो गया, कोमल पदार्थ है। लकड़ी जो है वो कठोर हो गया, जिसको आप आसानी से दबा सकते हैं वो कोमल हो गया, जिसको नहीं दबा सकते, नहीं खरोच सकते, वो कठोर हो गया। अगला बात कर लेते हैं, नमक तथा चीनी जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, लेकिन बालू एवं बुरादा कैसा? लकड़ी का बुरादा के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये तो बचपन से हम लोग देखते आए हैं कि जो क्या कहते हैं, एक गिलास में अगर आप नमक डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, कुछ देर बाद उसको छोड़ दीजिए तो क्या है कि वो उसमें घुल जाता है। लेकिन बालू हो गया या बुरादा हो गया तो वो जा करके नीचे बैठ जाएगा, वो उसमें घुलेगा नहीं। ठीक है। कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो जल में मिश्रित नहीं होते हैं, कुछ समय बाद वह जल में अपनी पृथक परत बना लेते हैं। यह भी बहुत आसान है। ऐसे द्रव्य जल में मिश्रित नहीं होते हैं, जो जल में मिश्रित ही नहीं होते हैं, अलग अपनी परत बना लेते हैं। अब ये इसका एग्जाम्पल जो है अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। भली भांति मिश्रित होने वाले में नींबू का रस, सिरका है, लेकिन सरसों का तेल, नारियल तेल, केरोसिन तेल मिश्रित नहीं होते हैं। ये बहुत ही मतलब एक तरह समझिए बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। सीटेट में और केवीएस का भी मैं बात कर रहा हूँ साथ ही साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई क्वेश्चंस उठा सकते हैं। क्या है कि नींबू का रस हो गया, सिरका हो गया, ये क्या है? जल में भली भांति मिश्रित हो जाता है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। नींबू का रस तो हम सब ने देखा है, सिरका हमने कभी मिलते हुए नहीं देखा है, तो ये बता दे रहा हूँ आपको, मिश्रित हो जाना चाहिए। और सरसों का तेल और नारियल का तेल और मिट्टी का तेल जो केरोसिन ऑयल होता है वो क्या है? मिश्रित नहीं होता, वो अपना एक परत बना लेता है, जिसके बारे में इसके ऊपर वाले पॉइंट में बात की गई थी। अगला बात कर लेते हैं। कुछ गैसें जल में विलीन हैं, जबकि अन्य गैसों के साथ ऐसा नहीं है, यह थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो जल में घुलनशील होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो जल में घुलनशील नहीं होती हैं। अब जैसे ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं, तो जो मान लीजिए कोई झील है, कोई तालाब है, कोई नदी है, तो क्या है उसमें ऑक्सीजन गैस घुलनशील होती है। वो क्या करती है? वो जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए ज़रूरी है कि जो पानी के अंदर जो जंतु रहते हैं, पानी के अंदर जो मछली हो गई या फिर इस तरह के और भी जंतु जानवर हो गए, तो उनके लिए क्या है कि उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनके जीने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो पौधे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उनको ऑक्सीजन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला, जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। ये तो बहुत साफ बात है कि जो भी ऐसा ठोस पदार्थ जो जल में घुलनशील नहीं होता है वो अलग दिखने लगता है जल में साफ साफ। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। अब यहाँ पे वो चीज़ें आ गई, पारदर्शी अपारदर्शी वाला, कि कोई ऐसा पदार्थ जिनसे आर पार आप देख सकते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे आपका दर्पण हो गया। दर्पण यहाँ पे लिखना गलत था, मैं माफ़ी चाहूँगा, कांच लिखना सही है। यहाँ पे कांच जो है उससे आप आर पार देख पाते हैं, और कांच जो है आपका एक पारदर्शी वस्तु हो गई। ठीक। अगला बात कर लेते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं, जैसे लकड़ी का बॉक्स, धातु के पात्र इत्यादि। ऐसी चीज़ें जिनसे आप आर पार नहीं देख पाते हैं वो आपको एक तरह से अपारदर्शी हो गई। और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। अब यहाँ पे एक इमेज के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो है ये मैंने एनसीईआरटी से निकाला है इमेज। देखिए, ये जो है ये अपारदर्शी है, कुछ दिख नहीं रहा है इसमें से थोड़ा बहुत दिख रहा है, ये पारभासी है, और इसमें से पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, ये पारदर्शी है। ठीक है, ये देखिए, यही चीज़ इसका मतलब था। मुख्य मुखावरण अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। समझ में आ गया आपको? जिसमें से कुछ नहीं दिखाई देता है अपारदर्शी, जिसमें थोड़ा बहुत दिखाई दे पारभासी, और जिसमें से सब कुछ आर पार दिखाई देता है वो पारदर्शी। ठीक है,
विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अविलेय, ये तो हमने पहले ही बता दिया। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होती हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। ये चीज़ें मैं एक तरह से क्विक रिवीजन के तरह से बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। वहाँ पे एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ था क्विक रिवीजन के तरह से। पदार्थों को उनके गुणों में समानता और विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है, ये भी हम बात कर ही चुके हैं। द्युतिमय को चमकीला के नाम से जाना जाता है और रुक्ष को खुरदुरा के नाम से जाना जाता है। अब ये चीज़ वही है कि जिसमें चमक होती है, जैसे धातु हो गया तो उसको चमकीला कहा जाता है जिसमें द्युति होती है, और जिसमें द्युति नहीं होती है, रुक्ष होता है, उसको खुरदुरा कहा जाता है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं। पुस्तक, गिलास, कुर्सी, खिलौना, जूते, वस्तुएं पदार्थ के गुण के आधार पर बनते हैं। ये भी आपको समझ में आ ही रहा है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो लास्ट में अभ्यास वाले पोर्शन में दी गई थी वहाँ से मैं उठा लिया हूँ, देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है सीधे। कांच पारदर्शी होता है जबकि पत्थर अपारदर्शी होता है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। ये ऐसा लकड़ी का टुकड़ा जो है वो जल पे तैरता है, छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, इसी वजह से नाव वगैरह भी तैर जाती हैं। सिरका जल में विलीन हो जाता है, ये भी मैं बता ही चुका हूँ, सिरका जल में विलीन हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट और केवीएस की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। धन्यवाद, जय हिंद।